अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये जो है ये आपका नए नोट्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगी। और जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ अबाउट लास्ट टाइम हमने जैसे थेरी, नॉलेज, फैक्ट्स, प्रपोजिशन, लॉ, इन सब को हमने कंप्लीट कर लिया। सोशलॉजिकल थेरी, उनके उसके फंक्शंस को हमने पढ़ लिया और फिर हमने इंडक्टिव डिडक्टिव को भी पढ़ लिया था। अगर किसी को इंडक्टिव डिडक्टिव क्लियर नहीं है तो मुझसे दोबारा पूछ सकता है। अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो भी मुझसे पूछ सकता है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने पढ़ाया कि नहीं। और बाकी टाइप्स ऑफ थेरीज़ वो हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है, उसके नोट्स भी आप सबको देख चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे नोट्स में अगर आ जाओ, हमने स्टार्ट करना है अब बैकग्राउंड ऑफ सोशलॉजिकल थेरी, कि सोशलॉजिकल थेरी अर्ली ईयर्स में कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, अब उसमें आ जाते हैं वो जो आपने अपनी आउटलाइन में देखा होगा, उसमें सोशल फोर्सेस हैं, इंटेलेक्चुअल फोर्सेस हैं, इंडस्ट्रियल हैं, एनलाइटमेंट है। ठीक है, तो आज जो है हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं डैट इज़ वो कौन सी सोशल फोर्सेस थी जहाँ से सोशलॉजिकल थ्योरी स्टार्ट हुआ। तो ये एक डायग्राम है जो इस बुक में बनी हुई है। यहाँ पे आपको शायद बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं शो हो रही होगी, लेकिन जब आपको मैं भी अपने ये नोट्स दूँगी, हैंड आउट्स, जब भी आप इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी आते हो तो उसमें काफ़ी क्लियर है, वरना आप इसको जूम करके भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है दैट इज़ सोशल फोर्सेस। ठीक है, और नीचे पॉलिटिकल फोर्सेस है, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, फिर राइज ऑफ सोशलिज़म है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका फेमिनिज़म आ जाती है, अर्बनाइजेशन आ जाती है, रिलीजियस चेंजेस और ग्रोथ ऑफ साइंसेस। ये बेसिकली वो सोशल फोर्सेस हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि सोशलॉजिकल थ्योरी फ्रॉम अर्ली ईयर्स कैसे स्टार्ट हुई। बेसिकली सोशलॉजिकल थ्योरीज़ की बेसिस कहाँ से हैं और लोगों ने कैसे सोशलॉजी में काम करना शुरू किया, वो कौन सी सोशल फोर्सेस थी जिनको स्टडी करना ऑन एंड ऑफ हमारे लिए ज़रूरी है कि आज हम सोसाइटी में यहाँ तक कैसे पहुँच गए। तो उन सोशल फोर्सेस में सबसे पहले पॉलिटिकल आ जाती है, इंडस्ट्रियल आ जाती है, राइज ऑफ सोशलिज़म आता है, फेमिनिज़म आता है, अर्बनाइजेशन आता है, रिलीजियस चेंजेस आते हैं, ग्रोथ ऑफ साइंसेस आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप जाओ तो आगे इसमें फ़र्दर हम पढ़ेंगे इनलाइटमेंट पीरियड। इनलाइटमेंट जो है वो फ्रांस से स्टार्ट हुआ, फिर कंजर्वेटिव रिएक्शन आया जिसमें थियरिस्ट बहुत सारे हैं, मोंटेस्को है, रोशो है, फिर इन्होंने सेंट साइमन की बात की, ऑगस्ट कॉम्ट की है, टॉक्यूविले की है, डर्कहाइम की है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। जो फिर जर्मनी आ जाता है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन में वो जर्मनी की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल में कार्ल मार्क्स आ जाता है, हेगल आ जाता है पॉलिटिकल में, और फिर आपकी कार्ल मार्क्स से और जर्मन हिस्टोरियंस आ जाती है, इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन आ जाती है, वेबर आ जाता है। फिर हम इटली, राइज ऑफ सोशलिज़म इटली से हुआ, वहाँ पे पेरेटो की थेरिस्ट है ये आ जाता है, और मौका आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फेमिनिज़म और अर्बनाइजेशन जो है, फेमिनिज़म ग्रेट ब्रिटेन से स्टार्ट हुई, अर्बनाइजेशन जो है पॉलिटिकल इकोनॉमी आ जाती है अर्बनाइजेशन में, इसमें स्मिथ आ जाता है, रिकार्डो, रेवोल्यूशनरी थेरीज़ आ जाती हैं स्पेंसर की। उसके बाद आपकी आ जाती है रिलीजियस चेंज जो है आया, यूनाइटेड स्टेट्स में आया, इसमें आपका आ जाता है स्कम्प्चर आ जाता है, ये एक मिनट मुझे देखने दो, इसमें जी नाम है वेबलिन, डॉबियस और स्कम्पेटर। ठीक है, और ये आ जाते हैं आपके रिलीजियस और ग्रोथ ऑफ साइंसेस में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये एक पूरी डायग्राम इन्होंने बनाई हुई है अबाउट कि किस तरीके से ये अर्ली ईयर्स में सारे चेंजेस आए। अब फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ अबाउट सोशल फोर्सेस। ठीक है, अच्छा, अब सोशल फोर्सेस क्या कहती है, ऑल सोशल फोर्सेस इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशलॉजिकल थ्योरी। वो कौन सी सोशल फोर्सेस थी इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशलॉजिकल theories। ठीक है, all intellectual fields are profoundly shaped by their social settings। ठीक है, this is particularly true of sociology which not only is derived from that setting
but takes the social setting as its basic subject matter. I will focus briefly on a few of the most important social conditions of the 19th and early 20th century, conditions that were of the utmost significance in the development of sociology. I also will take the occasion to begin introducing the major figures in the history of sociological theory. Social forces in the development of sociological theory, वो कहते हैं कि जब भी इंटेलेक्चुअल फील्ड में कोई भी चेंज आता है तो वो स्पेशली शेप्ड होता है सोशल सेटिंग से, ठीक है। अब बिल्कुल वैसे ही सोशोलॉजी में भी हुआ कि बहुत सारी ऐसी सोशल सेटिंग्स थी जिनसे इंटेलेक्चुअल फील्ड्स या ये जो थियरीज़ हैं ये निकली हैं। अब इसमें जो हमारी वो कौन सी सोशल कंडीशंस हैं ये हम देखने जा रहे हैं 19th सेंचुरी की और अर्ली 20th सेंचुरी में वो कौन सी कंडीशंस थी जिन्होंने बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया डेवलपमेंट ऑफ सोशोलॉजी में, और सोशोलॉजिकल थियरीज़ की हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले इसमें आ जाता है पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। सबसे पहले जो सोशल फोर्स था वो था पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। अब पॉलिटिकल रेवोल्यूशंस कहाँ से आया? The long series of political revolutions that were ushered in by the French Revolution in 1789 and carried over through the 19th century was the most immediate factor in the rise of sociological theorizing. अच्छा जी, सबसे पहली जो सोशल फोर्स है वो है पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एक बहुत लंबे अरसे का रेवोल्यूशन था जो कि सबसे पहले फ्रेंच में आया, जिसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम देते हैं। स्टार्ट ये 1789 में हुआ पर ये चलते चलते 19th सेंचुरी में भी आ गया, और जिस वजह से सोशोलॉजिकल थेराइजिंग में एक बहुत बड़ा राइज आया। इम्पैक्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशंस ऑन मैनी सोसाइटीज़ वॉज एनॉर्मस, ठीक है। इस रेवोल्यूशन का बहुत सारी सोसाइटीज़ में एक बड़ा एक सोसाइटी के ऊपर एक असर आया एंड मैनी पॉजिटिव चेंजेस रिजल्टेड। उसकी वजह से बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए बहुत सारी सोसाइटीज़ में। हाउ एवर हु अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ मैनी अर्ली theorists was not the positive consequences but the negative effect of such changes। लेकिन अब हुआ क्या कि बहुत सारे जो अर्ली थियरिस्ट थे उनका फोकस सिर्फ पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस पे नहीं था कि ये जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आया, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, उसकी वजह से क्या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस आए, बल्कि वो ये देखना भी चाहते थे कि चेंज कहाँ आया, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। दीज राइटर्स आर पर्टिकुलरली डिस्टर्ब्ड बाय द रिजल्टिंग चाउज एंड डिसऑर्डर स्पेशली इन फ्रांस। जब भी कोई चेंज आता है, जब भी कोई रेवोल्यूशन आता है तो रेवोल्यूशन इट्सेल्फ पॉजिटिव नहीं समझा जाता है। रेवोल्यूशन तब्दीली लेके आता है और तब्दीली लड़ाई झगड़े और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बगैर तो आती ही नहीं है ना। तो जो ये तब्दीली आई, अब इसके ऊपर बहुत सारे थियरिस्ट थे, उनका फोकस इसके ऊपर था कि ये जो फ्रांस में जो रेवोल्यूशन आया उसकी वजह से लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट, डिसऑर्डर कितना ज़्यादा आया। दे वर यूनाइटेड इन अ डिज़ायर टू रिस्टोर ऑर्डर इन सोसाइटी। अब ये जो सारे थियरिस्ट थे ये चाहते थे कि सोसाइटी में ऑर्डर दोबारा से बहाल हो सके। सम ऑफ द मोर एक्सट्रीम थिंकर्स ऑफ दिस पीरियड लिटरली वांट्स अ रिटर्न टू द पीसफुल एंड रिलेटिवली ऑर्डरली डेज ऑफ द मिडल एज। कुछ तो ऐसे थियरिस्ट थे जो कि एक्सट्रीम थिंकर थे और वो ये चाहते थे, वो कहते थे कि ये जो रेवोल्यूशन आया है ना, ये बर्बादी लेकर आया है, तो ये बिल्कुल हमें दोबारा से पीसफुल ऑर्डर चाहिए। तो उस पीसफुल ऑर्डर के लिए हमें दोबारा मिडल एज में चले जाना चाहिए, ठीक है। द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड थिंकर्स रिकग्नाइज्ड, ठीक है, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड थिंकर्स रिकग्नाइज दैट सोशल चेंजेस हैड मेड सच अ रिटर्न इम्पॉसिबल। बहुत से अब कुछ सोफिस्टिकेटेड ऐसे थिंकर्स थे जिन्होंने कहा कि एक बार जो चेंज आ जाता है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप देखो कि एक चीज़ टूट जाती है, आप उसको कहो कि आप उसे दोबारा जोड़ भी लो तो वो दोबारा पहले जैसी नहीं होती। तो यही बात है कि जो चेंज आता है उसको आप दोबारा जितना मर्जी वापस ले जाने की कोशिश करो, वो दोबारा वैसे कभी नहीं हो सकती। थस दे sought instead to find new bases of order in society, कि उन्होंने फिर सोचा कि अब ये जो थेरिस्ट थे जो कह रहे थे कि दोबारा से पीछे तो जाया नहीं जा सकता क्योंकि सोशल चेंज तो आ गया, तो हम क्यों ना नए ऑर्डर बनाए सोसाइटी में, ठीक है। डेट हैव बीन ओवरटर्न्ड बाय दी
पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, जो कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की वजह से ओवरटर्न कर दिए गए हैं of the 18th and 19th centuries. This interest in the issue of social order was one of the major concern of classical sociological theorists and especially Comte, Durkheim and Parson. तो ये जो नया social order आया, ये था सबसे बड़ा कंसर्न क्लासिकल सोशलॉजिकल थेरिस्ट का। क्लासिकल हम कहते हैं वो वाले थेरिस्ट जो बिल्कुल अर्ली एज में आते हैं ना, उनको हम कहते हैं क्लासिकल। जो मिडल एजेस में आते हैं उनको हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी, और फिर मिडल एजेस से चलते हुए वो जब आगे चल रहे होते हैं तो उसको हम मॉडर्न कहते हैं, और जब बिल्कुल लेटेस्ट आ जाएँ तो वो पोस्ट मॉडर्निज़म में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अर्ली क्लासिकल सोशोलॉजिस्ट यहाँ से शुरुआत हुई थी और इनका बेसिक मकसद था कि सोसाइटी में नए सोशल ऑर्डर्स आएँ। ठीक है, इसमें जो हमारे क्लासिकल सोशोलॉजिकल थेरीज हैं उनमें मेजर रोल किन लोगों ने प्ले किया? पार्सन ने किया, डरखाइम ने किया, कॉम्ट ने किया। ऑगस्ट कॉम्ट को आपने इंट्रो टू सोशोलॉजी में पढ़ लिया होगा, स्ट्रक्चर की वो बात करता था। आगे भी आप मज़ीद किसी जगह पे पढ़ोगे। डरखाइम को पढ़ेंगे हम, पार्सन को भी आप आगे जाके पढ़ोगे और हो सकता है कि हम इसमें पढ़ें। ठीक है, फिर आ जाती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। अब एक तो आया रेवोल्यूशन फ्रेंच में, उसकी वजह से सोशल ऑर्डर में चेंज आए। अब नेक्स्ट जब हम आते हैं तो नेक्स्ट आ जाती है चीज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। ये दूसरी सोशल फोर्स थी जिसने सोसाइटीज़ में तब्दीलियाँ लाई। सोशोलॉजी एक प्रोमिनेंट सब्जेक्ट बनना शुरू हुआ और सोशलॉजिकल थियरीज़ का मज़ीद राइज हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और राइज ऑफ कैपिटलिज्म से जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया ही कैपिटलिज्म के बढ़ने की वजह से था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कैपिटलिज्म बढ़ा। ये बात करता है कार्ल मार्क्स ने थ्योरी दी थी ना कि कैपिटलिज्म की वजह से इंडस्ट्री आई। ठीक है, और इंडस्ट्रियाँ किन लोगों ने लगाई? जो कैपिटलिस्ट थे। कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? कैपिटलिस्ट वो सोसाइटी होती है जहाँ पर गवर्नमेंट की हुकूमत नहीं होती, जहाँ पे गवर्नमेंट हर चीज़ रेगुलेट नहीं कर रहा होता, एक ओनर नहीं होता। कैपिटलिस्ट जैसे कि मैं हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं सरमाया लगाती हूँ और मैं बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ, तो मैं एक कैपिटलिस्ट हूँ। ठीक है, मेरा अपना बिज़नेस है, मैंने अपनी इंडस्ट्री लगाई है, मैंने अपना पैसा लगाया है, तो उसका जितना भी प्रॉफिट है वो मेरे पास आएगा, तो डैट इज़ आई एम द कैपिटलिस्ट। ठीक है, अब उसमें कहते हैं एट लीस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज पॉलिटिकल रेवोल्यूशन शेपिंग सोशलॉजिकल थ्योरी वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। पॉलिटिकल रेवोल्यूशन जो आया फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से और जिसने सोशलॉजिकल थ्योरीज़ में एक नई तब्दीली लाई, उसको एक शेप किया, बिल्कुल वैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने भी रोल प्ले किया which swept through many western societies. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया बहुत सारी वेस्टर्न सोसाइटीज़ से, मेनली इन दी 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी। सबसे ज़्यादा ये कब शुरू हुआ? 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज नॉट अ सिंगल इवेंट, ये एक सिंगल इवेंट नहीं था, बट मैनी इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, इसमें और बहुत सारी इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट हुई डेट क्यूमुलेटेड इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, जिसने वेस्टर्न वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक बहुत बड़े, पहले वेस्टर्न वर्ल्ड भी एग्रीकल्चर सिस्टम से चलता था, तो एक बहुत बड़े एग्रीकल्चर सिस्टम से इसको इंडस्ट्रियल सिस्टम में तब्दील किया गया। वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा ही ट्रांसफॉर्म हो गया एग्रीकल्चर सिस्टम से इंडस्ट्रियल सिस्टम में। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल लेफ्ट फार्म। अब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और कैपिटलिज्म का राइज आया तो बहुत सारे लोगों ने फार्म को छोड़ दिया। ठीक है, एग्रीकल्चर वर्क को छोड़ के वो कहाँ आ गए? इंडस्ट्रीज़ में आके काम करना शुरू कर दिया। लोगों ने इंडस्ट्रीज़ में जॉब ढूंढना शुरू कर दी, शहर की तरफ जो है वो मूव करना शुरू कर दिया और फैक्ट्रीज़ में काम करना शुरू कर दिया, इसलिए कि उन्हें लगा कि फैक्ट्रीज़ में उन्हें ज़्यादा सैलरी मिलेगी। फैक्ट्रीज़ देमसेल्फ वर ट्रांसफॉर्म्ड बाय लॉन्ग सीरीज़ ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। पहले जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ होती थी आज वो तब्दीली में आना शुरू हो गई। ठीक है, अब वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बनने लगी, उनमें टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आया उस ज़माने
ज़माने में लार्ज इकनॉमिक ब्यूरोक्रेसी अराउज टू प्रोवाइड द मैनी सर्विसेज नीडेड बाय इंडस्ट्री एंड द इमर्जिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम। फिर क्या हुआ, अब पहले छोटी छोटी इकोनॉमी थी, फिर लार्ज इकनॉमिक ब्यूरोक्रेसी आ गई जिसमें हायरार्की आ गई, मैनेजर आ गया, वर्कर आ गया, सर्वेंट्स आ गए, लाइक एक एम्प्लॉयर आ गया, एम्प्लॉई आ गए, फिर नीचे काम करने वाले वर्कर्स आ गए, ये एक हायरार्की चलना शुरू हो गई और ये सर्विसेज इंडस्ट्री को देना शुरू किया, एक न्यू इमर्जिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम बन गया। ठीक है, in this economy the ideal was a free marketplace where the many products of अच्छा, अब उसमें वो कहता है कि वेयर द मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ एज सोशोलॉजिस्ट देयर आर द क्लासिकल सोशोलॉजिकल, एक मिनट, अच्छा यहाँ इन्होंने इब्न खल्दून की बात की है। इब्न खल्दून मैंने पढ़ाया है, ये रहा इब्न खल्दून। अच्छा, इसको इब्न खल्दून को मैं आप लोगों को बाद में पढ़ा दूँगी, ये मेरे से स्किप हो गया है। हमने स्किप तो नहीं हुआ, मैंने खुद ही उसको स्किप किया क्योंकि हम सोशल फोर्सेस से स्टार्ट कर रहे थे, पर इसको मैं पढ़ा दूँगी आपको। अच्छा, वेयर दी मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ, अच्छा मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ, अच्छा ये बेसिकली, हाँ ये रिपीट हो गया है। अच्छा, ये मैंने ना पेजेस की 2 बार तस्वीर ले ली है। इसके बाद ना ये बेसिकली यही है पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, ये लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल। ठीक है, मार्केट वेयर दी मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम कुड बी एक्सचेंज्ड विद इन दिस सिस्टम। अच्छा, कुड बी एक्सचेंज। अच्छा, अब बेसिकली इन दिस इकॉनमी ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इसका मकसद क्या था, इसके पीछे मकसद ये था कि एक ऐसी फ्री मार्केट प्लेस बनाई जाए जहाँ पर वेयर दी मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम कुड बी एक्सचेंज, जहाँ पे इंडस्ट्रियल सिस्टम के जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे आसानी से एक्सचेंज किए जा सके। जैसे आपने बार्टर सिस्टम का कॉन्सेप्ट सुना होगा, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाती थी। जैसे मुझे खाना चाहिए तो मैं अपनी बर्तन आपको देख के आपसे खाना ले लूँगी, दैट इज़ अ बार्टर सिस्टम। तो ये फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट वहाँ से आया जहाँ आप अपनी प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, सर्विसेज दे सकते हो। विद इन दिस सिस्टम अ फ्यू प्रॉफिटेड ग्रेटली एंड द मेजॉरिटी वर्क लॉन्ग आवर्स फॉर लो वेजेस। अब इसमें नेगेटिविटी क्या आई, उसमें ये आई कि जो कैपिटलिस्ट थे, जो ओनर्स थे, जो इंडस्ट्री के मालिक थे, उनके लिए तो ये सिस्टम बहुत प्रॉफिट फ़ायदा हुआ और वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, जो मेजॉरिटी ऐसे लोग थे जो कि लंबे घंटों काम करने लगे, लेकिन पैसे उन्हें बहुत कम मिलते थे। अ रिएक्शन अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड अगेंस्ट कैपिटलिज्म इन जनरल फॉलोड एंड लेड टू द लेबर मूवमेंट एज वेल एज टू वेरियस रेडिकल मूवमेंट्स एम्ड एंड ओवरथ्रोइंग द कैपिटलिस्ट सिस्टम। फिर शुरू में तो लोगों ने इस चीज़ को बर्दाश्त किया, लेकिन फिर क्या आया, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या लाया, अगेंस्ट कैपिटलिज्म था और इसमें बहुत सारी लेबर मूवमेंट्स हुई। लेबर मूवमेंट्स किस लिए थी, लेबर और रेडिकल मूवमेंट्स ये लेबर्स ने निकाली, कि उन्होंने इसके अगेंस्ट निकाला कि कैपिटलिज्म सिस्टम के अगेंस्ट, कि ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है इसमें फ़ायदा सिर्फ उन लोगों का होता है जिनके पास पैसा होता है, जो अमीर होते हैं, और गरीब जो है वो एक्सप्लॉइट होते जाते हैं कि मुसलसल काम करते हैं और फिर भी उन्हें उतना पैसा नहीं मिलता। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कैपिटलिज्म एंड दी रिएक्शन अगेंस्ट देम ऑल इन्वॉल्व एन इनॉर्मस अपहेवल इन वेस्टर्न सोसाइटी, एन अपहेवल डेट अफेक्टेड सोशोलॉजिस्ट ग्रेटली। फिर ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ये जो कैपिटलिज्म आया, इसके रिएक्शन में वेस्टर्न सोसाइटी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आई, जिसने बहुत उस टाइम पे सोशोलॉजिस्ट को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। 4 मेजर फिगर्स इन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ सोशोलॉजिकल थ्योरी। अब ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अर्ली हिस्ट्री में जिन सोशोलॉजिस्ट ने काम किया वो
कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर है, इमाइल डर्कहाइम है और जॉर्ज सिमल है। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे। As were many lesser thinkers, with these changes and the problems they created for society as a whole। ठीक है, अच्छा, जॉर्ज सिमल वर प्रीऑक्यूपाइड, ये वो लोग थे जिन्होंने इस अर्ली हिस्ट्री में ये चेंजेस आने के ऊपर काम किया। ठीक है, विद दीज चेंजेस एंड दी प्रॉब्लम्स दे क्रिएटेड फॉर सोसाइटी एज अ होल। अब उन्होंने किस चीज़ के ऊपर स्टडी किया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से क्या चेंजेस आई हैं, क्या प्रॉब्लम ओवरऑल सोसाइटी में क्रिएट हुई है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या कैपिटलिज्म की वजह से। दे स्पेंड देयर लाइफ स्टडिंग दीज प्रॉब्लम्स, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी इन प्रॉब्लम को स्टडी करने में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या कैपिटलिज्म की वजह से आई। एंड इन मैनी केसेस दे इंडीवर टू डेवलप प्रोग्राम्स दैट वुड हेल्प सॉल्व दैम। और उन्होंने इन थेरिस्ट ने, और इस तरह के और बहुत सारे थेरिस्ट थे जिन्होंने, ये कुछ प्रोमिनेंट लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, इसके अलावा भी कुछ थेरिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर काम किया कि प्रॉब्लम को स्टडी करने में कि प्रॉब्लम क्या आई और इन प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सके। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं अपना लेक्चर कंप्लीट करूँगी। अब आप लोगों ने करना ये, आप लोगों ने पहले तो इसको देखना है और उसके बाद मुझे बताना है कि आपको क्या समझ आई है। ठीक है, अगर आपको कुछ सवाल है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, आप ग्रुप में शेयर करोगे, मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड कर दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी आप लोगों ने करना ये है कि आपने बताना है, सबसे पहली चीज़ एक तो आपने बताना है, आप लोग पढ़ो ज़रा इसके ऊपर कि फ्रेंच रेवोल्यूशन था क्या, किस चीज़ को फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है, ये आप लोगों ने अपने रिस्पॉन्सेस में बताना है। उसके अलावा आपने बताना है कि आपको क्या समझ आई है इस पॉलिटिकल रेवोल्यूशन से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। और फिर एक चीज़ जो आपने मुझे बतानी है, क्योंकि ये थेरीज़ है, जब तक क्लियर नहीं होगा आपको, आप आगे नहीं बढ़ सकते। इवन ओवरऑल सोशियोलॉजी में आपको ये हेल्प करेंगे। तो अगर कोई भी छोटी सी भी बात है आपको लग रहा है कि समझ नहीं आई, तो मुझे बताना है। मैं आज ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि मुझे इस चीज़ के ऊपर है कि अगर आपको पहले क्लियर हो चीज़ें तो फिर मैं ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो काम करूँगी, आपको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है क्लास, ओके। और आपकी अटेंडेंस जो है वो इसी बेसिस पे मार्क होगी जो आपके रिस्पॉन्सेज आएंगे। मुझे सिर्फ ये रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए कि क्लियर है सारा कुछ, ऐसा रिस्पॉन्स होगा तो मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगी। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफ़िज़।